हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी, दूसरी वीडियो बनने जा रही है। किसकी है भाई? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो, आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल हो जाएगी। बुक बन रही है कौन सी? इंडस्ट्रियल लॉ की। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे आप चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। आसान है, यानी कि आपने सुना होगा कई बार आपके पेरेंट्स का ईएसआई कटता है। ठीक है, हाँ जी, पीएफ वाला टॉपिक तो हमने कर लिया, जिसमें हमने ईपीएफ के बारे में सीखा था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में सीखा था। इस बार हमें को सीखना है ईएसआई के बारे में, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में सीखना है इस बार। ठीक है भाई, हाँ जी, तो सीखते हैं एक बार इंश्योरेंस एक्ट होता क्या है 1958 वाला, मतलब 1948 वाला। ठीक है, उससे पहले अगर आप किसी को नोट्स परचेज करने हैं भाई, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी नोट्स हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा, चार्जेस आप व्हाट्सएप पे करके हाँ जी नोट्स परचेज कर लोगे। आसान है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है ईएसआई एक्ट 1948 होता क्या है, यानी ईएसआई जो करता है वो होता क्या है, ईएसआई। ठीक है, हाँ जी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है? तो ये इंश्योरेंस होता है प्रोवाइड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से हर एम्प्लॉय को, हर काम करने वाले बंदे को जो एम्प्लॉय दी जाती है, सेफ्टी दी जाती है, मतलब उसकी हेल्थ की या फिर उसके फैमिली की हेल्थ की, उसको बोलते हैं भाई ईएसआई। पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सेल्फ फाइनेंस्ड इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। यानी कि क्या है, एक ये स्कीम है, ये क्या है, एक स्कीम है सोशल सिक्योरिटी जो कि प्रोवाइड करती है, या फिर सेल्फ फाइनेंस इंटीग्रेटेड, मतलब जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी ही क्या बोलते हैं जेब से पैसा देता है और क्या बोलते हैं इस स्कीम को चलाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि एक एम्प्लॉय की इच्छा, मतलब एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी इच्छा से अपनी गवर्नमेंट को पैसे देता है कि भाई, एक तरीके से गवर्नमेंट नहीं, मतलब फंड को, ईएसआई को। ठीक है, हाँ जी, ईएसआई को पैसे देता है और बोलता है कि भाई हाँ ये लो हमारे पैसे, और हमें चाहिए सुरक्षा। किस चीज की? अपनी हेल्थ की और साथ साथ अपनी फैमिली के हेल्थ की। आसान है, जो उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ईएसआई क्या होती है? एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर वर्कर और वर्कर की फैमिली दोनों ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। किससे? जितनी भी उनकी दिक्कतें होती हैं उन प्रॉब्लम्स से। आसान है, उनको सोशल तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है। आगे चले, हाँ जी, जो कि जिसे कौन चलाता है? उसे चलाता है भाई क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। और इन्होंने सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक आपने सुना होगा ईएसआईसी, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक एजेंसी है, या फिर एक तरीके से कह दो आप एक हॉस्पिटल है जहां पे आप जाके इलाज करवा सकते हो, क्या बोलते हैं, अपनी बीमारियों का। आसान है, हाँ नहीं, यानी जितनी भी तरीके की बीमारियां होती हैं एम्प्लॉयज को या फिर उसके डिपेंडेंट्स को, वो जाके इलाज करवा सकते हैं किसमें? अपनी कॉर्पोरेशन में, या फिर अपनी इस स्कीम के तहत। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे इलाज कौन से होगा? पहले जैसे सिकनेस, आप बीमार हो गए, उसका इलाज, उससे सिक्योरिटी। दूसरे से मैटरनिटी, यानी प्रेगनेंसी अगर किसी की होती है तो फिर भाई हाँ जी आप इलाज करवा सकते हो। उसके बाद आती है डेथ, यानी अगर कोई डेथ हो गया किसी का तो उसके लिए आपको इलाज मिल जाएगा वहां पे। मतलब मरने के बाद क्या इलाज होता है, मतलब मरने के टाइम पे जो आपको क्या बोलते हैं जलाया वलाया जाता है, या फिर जो पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इन सब में खर्चा पानी होगा भाई। हाँ जी, तो वो सब प्रोवाइड करेगी यही। उसके बाद डिसेबिलिटी, यानी अगर कोई क्या बोलते हैं पैर वैर चला जाता है, हाथ चला जाता है काम करते करते किसी एम्प्लॉय का, तो उसके लिए भी क्या देती है? सुरक्षा प्रोवाइड करती है। कौन? ईएसआईसी। आसान था भाई, हाँ जी। इसके बाद बात आती है एप्लीकेबिलिटी। कहाँ पे ये जो ये है स्कीम वो एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल तो भाई पूरी की पूरी इंडिया पे है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? पूरी इंडिया पे, जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड करके। आसान है, हाँ जी। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके अंदर किस तरह की इंडस्ट्रीज है? तो भाई चलते हर तरह की इंडस्ट्रीज है, चाहे शॉप से हो, फर्नीचर हो, सॉरी फर्नीचर कह रहा हूँ, फैक्ट्रीज हो, ठीक है, कंपनीज हो, तो जो भी इंडस्ट्री है, हर तरह की इंडस्ट्री जो है भाई वो एप्लीकेबल हो जाएंगी इसके अंदर। सिंपल है, हाँ जी, जितनी भी तरह की कंपनीज होंगी वो एप्लीकेबल होंगी, या फिर कि इसके अंदर ऐड होने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर क्या बोलते हैं कोई दुकानदार हो, क्या बोलते हैं दुकान चला रहा हो, अपना ट्यूशन सेंटर चला रहा हो, उसके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, बेसिकली एम्प्लॉय जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है। आसान है, हाँ जी। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसके अंदर काम करने चाहिए, किसके अंदर? 10 या उससे ज्यादा। कोई ऐसा क्या बोलते हैं कंपनी होनी चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा बंदे काम कर रहे होंगे, तभी वो क्या होंगे, कंपनी इसके अंदर क्या बोलते हैं इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, यानी कि उसी एम्प्लॉयज का काम, एम्प्लॉय मतलब उन्हीं एम्प्लॉय का ईएसआई कटेगा, या फिर एम्प्लॉय उसको पे करना पड़ेगा ईएसआई के लिए, या फिर वही स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिसकी कंपनी में क्या कर रहे होंगे, 10 या उससे ज्यादा बंदे काम कर रहे होंगे। आसान है, हाँ जी, श्योर थे। और वो एम्प्लॉय इंडिया के अंदर रहना चाहिए। कभी विदेशी इंसान या फिर मान लो क्या बोलते हैं चाइना वाइना का आगे इंसान बोलता है क्या बोलते हैं मेरे को इलाज करवाना है, उसका इलाज नहीं हो पाएगा भाई।
ठीक है। हाँ जी, बात आती है डेफिनेशंस। इसके बाद कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना, जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2(1) कहता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, तो सेक्शन 2(1) के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज, जितनी भी गवर्नमेंट की संपत्तियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की संपत्तियां हैं, एंटिटीज हैं, उन्हीं को क्या बोलूंगा मैं? उन्हीं को बोलूंगा मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? सॉरी भाई आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छे। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? जितनी भी गवर्नमेंट की एंटिटीज है उन्हीं को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके बाद आता है भाई, अगला आता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट ये लिखा है ना, थोड़ा सा उधर उल्टा होता है ना उधर से। हाँ जी, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? वो क्या बोलते हैं? 26 वीक्स या फिर एबनॉर्मल चाइल्ड, यानी कि ऐसे, सुनिए कन्फाइनमेंट में क्या होता है? हम कन्फाइनमेंट उसको बोलेंगे जैसे कोई बच्चे नहीं होते, जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं या फिर कोई दिक्कत हो रही है उन्हें, और वो 26 साल से, मतलब 26 साल कह रहा हूँ, 26 हफ्तों से पहले ही जो बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे आपसे? कन्फाइनमेंट। जब भी टॉपिक में कहीं पे कन्फाइनमेंट आएगा तब हम बोलेंगे 26 कहते हैं वीक से छोटे बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो 26 वीक हुए भी नहीं है जिन्हें, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो गई है, ऐसे बच्चे या जो बीमार रहते हैं उन बच्चों को क्या बोला जाएगा? कन्फाइनमेंट। आगे चले, उसके बाद होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसका होता है भाई? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्कीम के लिए। यानी ये जो ईएसआई कटता है वो किस किस का कटेगा? एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे ईएसआई के लिए, ताकि ये सुरक्षा मिल पाए किसको? एम्प्लॉय को। आसान है। तो एम्प्लॉय जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1.7%। अपनी जितनी भी उसकी इनकम है उसका 1.7% जो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ईएसआई के लिए, ताकि वो सुरक्षा ले पाए अपनी और अपनी फैमिली की, ठीक है। और ऐसे ही एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है 4.75%, यानी जितनी भी उसकी इनकम होगी उसका 4 जैसे 100 रुपए इनकम है तो फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा 4.75 रुपए। आसान है, ताकि वो क्या कर पाए? कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए? अपनी और फैमिली की सुरक्षा के लिए। आसान है। लेकिन भाई ऐसा एम्प्लॉय जो 15 रुपए पर डे से कम कमाता है, ऐसा एम्प्लॉय जो 15 रुपए पर डे से कम कमाता है, उसको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने लिखवा रखा भाई, 15 रुपए पर डे से जो पैसा कम कमाता है एम्प्लॉय, उसको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। आसान है। वो वैसे ही एम्प्लॉयर जो होता है वो इस स्कीम के क्या बोलते हैं? स्कीम में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर होगा, यानी कि जो उसका बिजनेस का मालिक होगा, उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसका 4.75% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सुनिए, एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1.75%। एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 4.75%। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो हर दिन क्या बोलते हैं 15 रुपए से भी कम पैसे कमाता है, तो उसे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, और जो एम्प्लॉयर होता है अगर वो क्या बोलते हैं उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो भाई एम्प्लॉयर जो है उसको फिर भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉई सैलरी कमाता है उसका 4.75%। आसान भाई, याद हो गया इतना? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अगर आता है डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट कौन होते हैं? डिपेंडेंट वो इंसान होते हैं जो एम्प्लॉई रहते हैं, एम्प्लॉई के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे एम्प्लॉय का बच्चा, ठीक है, एम्प्लॉय का जो बच्चा है वो कमाने तो जाता नहीं, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर? क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉय के बच्चे का भी क्या हो सकता है? इंश्योरेंस हो सकता है। उसके बाद भाई एम्प्लॉय के साथ साथ हाँ एम्प्लॉय की वाइफ का, एम्प्लॉय के जितने भी बच्चे होंगे पढ़ने वाले, ठीक है, जो भी छोटे बड़े, उसके बाद उसके पेरेंट्स का, दादा दादी का, क्योंकि वो कमाने नहीं जा सकते, बुढ़ापा आ चुका उनका, तो इस वजह से वो भी इसके अंदर आ सकते हैं ईएसआई स्कीम के अंदर, ठीक है। हाँ जी, एम्प्लॉयज भाई ईएसआई स्कीम क्या कहती है? एम्प्लॉय और उसकी फैमिली जो होती है उन सभी का इलाज करवाया जाएगा किसके तहत? स्कीम के तहत। तो इसके अंदर वही बता रहा हूं कि कौन से लोग आ सकते हैं। बच्चे आ सकते हैं, चाइल्ड आ सकती है, या फिर उसकी वाइफ आ सकती है, और उसके बाद उसकी क्या बोलते हैं मम्मी पापा आ सकते हैं, सन इन लॉ आ सकता है, या फिर क्या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ आ सकती है, मतलब जो चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं ना, हाँ जी, आप उनको भी कंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर वो उनके पेरेंट्स नहीं है तो, ठीक है। हाँ, एक चीज और, आप अपने बच्चे को मतलब कि कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे आपकी बेटी है कोई और उसकी शादी हो गई है, ठीक है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगी, वो जाएगी उस क्या बोलते हैं जिसकी शादी हो गई ना उसके ईएसआई के स्कीम में, वो आपके साथ नहीं आएगी। और दूसरी चीज, आपका कोई बच्चा है जो कि 25 साल से छोटा है, आपका कोई बच्चा अगर कोई 25 साल से छोटा है तो वो ईएसआई स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब कि वो आपके साथ नहीं अप्लाई कर सकता, उसका अलग से कार्ड बनेगा, उसको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी इनकम की, कितनी? 1.75%। आसान है। अगर आपका बच्चा 25 साल से बड़ा है तो गवर्नमेंट मानती है कि वो कमा सकता है आराम से, तो जो उसकी कमाई की इनकम होगी उसका 1.75% उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप उसे अपनी स्कीम के अंदर ईएसआई की सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। आसान है। हाँ जी, और लड़की को तो बताई थी भाई, अगर आपकी कोई लड़की है या फिर आपकी कोई बेटी है तो फिर उसके लिए क्या होगा, वो शादी अगर उसकी हुई है तो फिर वो उसके क्या बोलते हैं जिससे शादी हुई है, जो उसका हस्बैंड होगा उसके उसमें क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट करेगी, और क्या बोलते हैं जो आपके साथ है केवल वो तब तक करेगी जब तक वो कुंवारी है, ठीक है, यानी कि जिससे क्या बोलते हैं जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई, हाँ जी, तब तक वो क्या रहेगी, हाँ जी, आपके साथ रहेगी।
इसकी यानी कि आपके उसमें ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब बिना कंट्रीब्यूट करे ज्वाइन कर सकती है, आपकी फैमिली मेंबर बन के रहेगी। उसके बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अब बात आती है भाई कई बार जो होता है ना ईएसआई के केस में एम्प्लॉयमेंट इंजरी आती है कि एम्प्लॉयमेंट में इंजरी हो गई, मतलब काम करते करते उसे क्या हो गया, चोट लग गई। तो वो इंजरी मतलब क्या होता है, इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और डिसीज, किसी बीमारी की वजह से कोई दिक्कत हो गई हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से दिक्कत हो गई हो, किसी भी तरह की जो इंजरी होगी वो इसके अंदर क्या होगी, ठीक करी जाएगी। आसान है, हाँ जी। चाहे वो मेंटली इंजरी हो चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, कोई भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी वो ईएसआई के अंदर क्या होगी, आपकी सॉल्व करी जाएगी। आसान है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप ये ईएसआई वाले डांट नहीं सकते भाई ये तो दिमाग की दिक्कत है तो फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हर तरह की प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। अगला आता है एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय किसको मानेंगे भाई, तो एम्प्लॉय क्या होता है, हर एक वर्कर, जितना हर कोई एक वर्कर जो है वो जो काम कर रहा है इंडिया के अंदर, भाई विदेशों वाला नहीं कह रहा मैं, हाँ जी, हर एक वर्कर जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे भाई, हम वर्कर कहेंगे। आसान है, वर्कर कौन होता है, जो इंडिया के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं वर्कर। लेकिन इसके अंदर वर्कर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ लोगों को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। पहले आर्मी, ठीक है, क्योंकि उनको अलग से ही क्या बोलते हैं, इनको स्कीम के अंदर नहीं लिया जाता, वर्कर की स्कीम के अंदर, यानी इस स्कीम की जरूरत नहीं है, इनके अलग से ही चल रहे होते हैं। ठीक है भाई, ये अपने पास अलग से ही इनका वो होता है, सिक्योरिटी स्कीम होती है इनके पास अलग से दूसरी। अगला मिलिट्री वाले या फिर एम्प्लॉयड जो कि अर्निंग कर रहे हैं ज्यादा ही जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 15,000 से जिसके भी कम है वो एम्प्लॉय जो होते हैं वो ईएसआई स्कीम के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंप्लॉय है जो कि 50-60 हजार रुपए कमा रहा है महीने के, तो फिर उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आसान है, वो ईएसआई में अपना अकाउंट नहीं करवा सकता, या फिर कह सकते हैं ऐसा ही स्कीम, मतलब ईएसआई स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, नॉट पेइंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ऐसा इंसान जो कमा तो रहा है लेकिन वो ईएसआई के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो भी ईएसआई की स्कीम में नहीं आएगा, वो भी अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। आसान है, हाँ जी। तो कौन कौन ईएसआई में अपना इलाज नहीं करवा सकता, पहले आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, ऐसा इंसान जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, 50,000 50,000 कमा रहा है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है। अगला इंसान जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो भी नहीं कमा, मतलब इलाज नहीं करवा सकता। अगला प्रिंसिपल ओनर, जो मालिक होगा बिजनेस का, वो भी अपने क्या बोलते हैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आसान है, हाँ जी। बाकी जो गवर्नमेंट ने क्या रखा है जिसको, वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अगला बात आती है फैमिली। फैमिली में क्या होती है, ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, फैमिली में। बता दिया मैंने, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो आपकी, या फिर आपकी वाइफ हो या फिर आपके पापा हो या फिर आपके मम्मी हो, वो सारे एम्प्लॉय किसके अंदर आते हैं, वो फैमिली के अंदर माने जाएंगे। अगला वेजेस, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए भाई, ऑल इंडिया वेजेस जो नापी जाएंगी वो पूरे इंडिया के लोगों की नापी जाएंगी। विदेशी, अगर कोई आप विदेशों से पैसा कमा रहे हो वो नहीं गिना जाएगा, अगर आप इंडिया के अंदर कमा रहे हो वो गिना जाएगा। आसान है। दूसरी चीज, आप इंडिया में ही रहकर कमा रहे हो तो वो गिना जाएगा, मतलब इंडिया के एम्प्लॉय जितना भी पैसा कमाते हैं इंडिया के अंदर वो वाले वेजेस गिने जाएंगे। आसान है, हाँ जी। एक्सेप्शन, भाई कौन सी एक्सेप्शन कौन सी मानी है, जैसे जितनी भी आप इनकम कमाते हो, भाई ये लिखा है ऑल इनकम, यानी जितनी भी आपकी इनकम है इंडिया के अंदर वो जोड़ी जाएंगी यहाँ पे। और इनकम इंडिया के अंदर कौन कौन सी, लेकिन कुछ चीजों को छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि पेंशन, अगर आपको कोई पेंशन से इनकम मिल रही है वो नहीं गिनी जाएगी। ग्रेट्युटी, अगर किसी ने दान वान दे रखा है आपको कोई, वो भी नहीं गिना जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि अगर आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है घूमने फिरने के लिए, वो भी नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो गाड़ी मोटर पे खर्चे हो ही जाएंगे ना भाई, तो आपकी इनकम बनी नहीं, आप उसका यूज ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन इनकम को छोड़ के इसके अलावा बाकी जो इतनी भी इनकम है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी सारी की सारी, और सारी की सारी इनकम मिलकर अगर आपकी 15,000 से कम बन रही है इनकम, तब आप ईएसआई में अप्लाई कर सकते हो, वरना आप ईएसआई में अप्लाई नहीं कर सकते। आसान में श्योर थे। वापस आते हैं अपने टॉपिक में। अगला आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट, हम अपनी फैमिली को या फिर अपने बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या फिर कैसे दिखा सकते हैं ईएसआई के अंदर, कैसे शो कर सकते हैं। तो पहला, एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 2A रीड रेगुलेशन 10B, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसको सेक्शन 2 के हिसाब से, मैं कह रहा हूं एम्प्लॉयर जो होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, हमारे और आपके हिसाब से नहीं। पेन का कैप गिर गया। अगर कोई एम्प्लॉयर है किसके हिसाब से, सेक्शन 2 के हिसाब से। अगर कोई एम्प्लॉयर किसके हिसाब से, सेक्शन 2 के हिसाब से। मेरे को नहीं पता भाई सेक्शन 2 में कौन से एम्प्लॉयर को किसका बोला गया है, तो सेक्शन 2 में आपकी बुक में दे नहीं रखा, तो सेक्शन 2 के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, हाँ जी, वो क्या कर सकता है, एक एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि बता रखा है किसके अंदर, रेगुलेशन 10B के अंदर बता रखा है। आपको एक फॉर्म दे रखा है रेगुलेशन 10B के हिसाब से, नाम से आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, ईएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उनका ईएसआई करना चालू हो जाएगा। आसान है, हाँ जी। और एम्प्लॉयर भाई किसके बारे में बता रखा है, सच बताऊं, ये वही एम्प्लॉयर है जिसकी कंपनी में क्या बोलते हैं वो काम कर रहे हैं, कम से कम 10 लोग काम कर रहे हो। ठीक है सर, कितने काम कर रहे हो, कम से कम 10 लोग काम कर रहे हो, उसी एम्प्लॉयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे याद है पीएफ के तौर पे बताया था मैंने 20 लोग होने चाहिए। हाँ जी, हर कंपनी के हिसाब से अलग होते हैं, ये मान के चलो 20 होने चाहिए मिनिमम। 20 कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय तो उनका ईएसआई पीएफ कटेगा।
आगे चलते हैं। तो एम्प्लॉयर जो कि सेक्शन 2A के अंदर आता है, रीड रेगुलेशन 10B, उसको क्या करना पड़ेगा, रीड लिख दिया खाली, हाँ जी, उसको फिल करनी पड़ेगी भाई रेगुलेशन 10B, उसको 10B की रेगुलेशन जो होती है उसको पूरी करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनर लाइबल टू फर्निश मतलब रीजनल ऑफिस, अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसका ऑफिस है वो वहां पे भरना पड़ेगा कि मेरी ऑफिस की डिटेल ये सब है, और उसके बाद भरना पड़ेगा 15 दिन के अंदर ही आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फाइल, क्या बोलते हैं, फॉर्म 0A। ये जो फॉर्म है इसका 0A फॉर्म के अंदर ये सब डिटेल भरने के अंदर, ठीक है, मतलब फॉर्म 01 फाइल करने के बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा, और 15 दिन के अंदर उसको भरनी पड़ेगी कि मेरे पास कितने जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉइज की नंबर्स और क्या बोलते हैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी उसको भरनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। आसान, हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट, फैमिली और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, यानी जितने भी आपके पास एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं वर्कर उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ जी, सेक्शन 2A का फॉर्म क्या बोलते हैं, सेक्शन 2A के हिसाब से जितने भी एम्प्लॉइज है उसको फॉर्म भरने पड़ेंगे, कौन सा 10B, उसमें जाके देखेंगे, जितने भी फॉर्म होंगे उसमें जाके देखेंगे, वहां पे ऑनर जो होगा ना उसको बताना पड़ेगा क्या कि मेरा ऑफिस कहां पे है, और ऑफिस बताने के बाद 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा, फॉर्म 01, और उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं उसकी कंपनी में उसके ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी डिटेल्स क्या है। आसान है, हाँ जी। आगे चलते हैं, अगर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ESI में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं ESI है उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, यानी कि ये मान लो कौन कौन इंसान है जो कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, ESI के अंदर। सिंपल बात है भाई, हाँ जी, कौन कौन से वर्कर काम करते हैं, पहला एक चेयरमैन काम करता है जो कि किसने बनाया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। दूसरा एक वाइस चेयरमैन काम कर रहा होता है जिसे भी कौन नियुक्त करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अच्छा हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल मिलके जो बंदे नियुक्त करेगी इसके अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर बंदे नियुक्त करेगी वो 10 से कम होने चाहिए, 10 से कम मेंबर्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन जो होगा वो हर एक स्टेट से आएगा, क्योंकि हर एक स्टेट की जानकारी उसे होनी चाहिए, तो इसलिए हर एक स्टेट से एक पर्सन आएगा किसके अंदर, ESI के अंदर 1948 के। अच्छा, उसके बाद एक पर्सन आएगा फ्रॉम यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी से भी एक पर्सन आएगा, जिसे कौन सिलेक्ट करेगी, उसे सिलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आसान है। उसके बाद 10 वर्कर आएंगे यूनियन से, जो ट्रेड यूनियन होती है वहां से 10 लोग आएंगे, और 2 लोग आएंगे मेडिकल परफॉर्मेंस से, यानी कि जो उनका जिनका नाता किससे हो, मेडिकल से हो, यानी कि जो पढ़े लिखे हो किसके बारे में, मेडिकल के बारे में। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। तो अपनी मेडिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो 2 लोग आएंगे, जिसे कौन नियुक्त करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेड यूनियन वाले 10 लोग, और जो मेडिकल वाले 10 लोग 2 लोग होंगे, उनको नियुक्त कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से आपकी एक पूरी की पूरी एजेंसी बनेगी किसकी, ESI की। आसान है। तो ESI की एजेंसी में या फिर जो ESI का फंड मैनेज करने वाले लोग हैं उसके अंदर ये सारे लोग होते हैं। आसान है, हाँ जी। ये लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं ESI के लिए। आगे चलते हैं, बात आता है ESI फंड। अब ये ESI फंड क्या होता है, ESI में जितना भी पैसा रखा जाता है, ESI देखो भाई, हॉस्पिटल्स होते हैं इसके अंदर, स्टाफ मेंबर होते हैं, दवाइयां वगैरह लानी पड़ती है, तो जितना भी पैसे की जरूरत होती है वो पैसा जहां पे रखा जाता है, जितना भी पैसा होता है उसे बोलते हैं ESI फंड। तो ESI फंड क्या है, अच्छा वो कैसे बनता है, सुनिए। एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है, इन RBI। कहां पे खोला जाता है इसका बैंक अकाउंट, RBI के अंदर, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसे कौन अप्रूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, विद अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी एंड कॉर्पोरेशन। जो बिजनेस होगा, मतलब जो कॉर्पोरेशन होगा, यानी कि भाई क्या नाम है उसका, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाँ जी, ये जो बताया था, जो संस्था है कॉर्पोरेशन से और कमेटी से, दोनों से अप्रूवल करवाएंगे, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से जो भी खोला जाएगा RBI के अंदर बैंक, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी पैसे इकट्ठे किए जाएंगे ESI के, उसी पैसे को क्या बोलते हैं भाई, ESI फंड। आसान है। और इस पैसे को यूज कहां पे कर सकते हैं, पहला फीस के लिए, जैसे कि सैलरी वैलरी पे करनी होती है ना, हाँ जी, अलाउंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट लानी पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर हायर करने पड़ते हैं अलग अलग, तो उन सबके ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, और डिस्पेंसरी बनवाने के लिए, तो इन सब कामों के लिए इस पैसे को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक रह गया बस, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहला आता है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है तो वो रिकवरी कैसे कर सकता है। पहली बात तो वो रिकवरी भाई कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करके गया और उसके पास पहले 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन एक एम्प्लॉयर कहता है मेरे को कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसने तो पैसा दे दिया होगा ना पहले से एडवांस में, तो इस वजह से वो रिकवरी कैसे कर सकते हैं, वो आराम से रिकवरी कर सकते हैं। वो अपनी क्या बोलते हैं फाइल वाइल जितनी भी होगी वो दिखाएंगे एम्प्लॉय, मतलब की इन्हीं के पास क्या बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे और उनके पास अपनी फाइल दिखाएंगे, हमें क्या बोलते हैं रिफंड चाहिए उसका, तो वो आराम से रिकवरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइल्स दिखानी पड़ेंगी बस यहाँ पे, ठीक है। जनरल प्रोविजन टू ए पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू फंड, क्या लिख दे, हाँ जी एक सेकंड भाई, फंड है, ये फंड है भाई।
हाँ जी, जनरल प्रोविजन टू पेमेंट ए कंट्रीब्यूशन टू फंड। जनरल प्रोविजन क्या कहता है कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो भाई इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, जो इंप्लॉई है वो पेमेंट करेगा 1.75%, मतलब एक एम्प्लॉई पेमेंट करेगा 1.75%। ठीक है भाई, बाहर से नॉइस आ रहा तो सॉरी उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है भाई, और क्या बोलते हैं यहाँ पे शादी चल रही है, और क्या बोलते हैं रात के बजे में बता दूं अब फिर, चलो ठीक है भाई, रात के बजे में अभी 10:30 के आसपास टाइम देखा था, तो भाई इस टाइम पे शादी चल रही है, पटाखे वटाखे पूरे बारात आ रही है, तो नॉइस कैंसिलेशन जितना हुआ मैं लगा दूंगा, सॉरी बाकी उसके लिए। ठीक है, हाँ जी, अब जल्दी जाना पड़ेगा मैं घर पे, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म हो आपकी वीडियो, मैंने कल सुबह ही वीडियो डल जाए ताकि। हाँ जी, अगला आता है मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड। अच्छा, ये जो था कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉय जो होता है 1.75% कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जो एम्प्लॉयर है वो 4.75 कंट्रीब्यूशन देगा, आसान है, परसेंट का। उसके बाद आता है मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड, किस तरीके से जो पेमेंट है वो करी जाएगी, जो एम्प्लॉय है वो देगा एम्प्लॉयर को, और जो एम्प्लॉयर है वो जाके ईपीएफ का जो क्या बोलते हैं फंड मैनेजर होता है, ठीक है, हाँ जी, उसको बता दिया जाता है एम्प्लॉयर को कि भाई आपको इस तरीके से पेमेंट करनी है, तो वो एक फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद फॉर्म के बाद वो जाएगा बैंक के अंदर, भाई लिखा हुआ है, जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ है सारा। हाँ जी, फॉर्म फिल करने के बाद वो जाएगा बैंक में, बैंक के थ्रू इस क्या बोलते हैं उस ट्रांजेक्शन पे, उस आईडी पे वो पेमेंट कर देगा चालान के थ्रू। ठीक है, चालान के थ्रू से पेमेंट करना पड़ता है। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेशन राइट वेयर एम्प्लॉयर फेल टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन का राइट क्या है, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई बिजनेसमैन कहता है भैया मैं पे नहीं कर पाऊंगा ईएसआई का पैसा, यानी मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे भाई ये मैंडेटरी है, हर एक एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा जितना भी पैसा होगा। सॉरी भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया नॉइस, तो हर एक एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा जितना भी कंट्रीब्यूशन का पैसा होगा। ठीक है भाई, हर एक एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा जितना भी कंट्रीब्यूशन का पैसा होगा। और बात क्या है, अगर वो पे नहीं कर पा रहा है इस महीने, तो उसको एरियर में डाल दिया जाएगा कि अगले महीने पे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, लेकिन पे करना नेसेसरी होगा, आसान है। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे हिसाब से मैंने करवा दिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट रह गया तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे कहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है मैंने इंस्टाग्राम का लिंक, वहां पे आके मेरे से पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, और अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और भाई वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो तो पक्का जाना। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल दे रखा होगा विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, तो सर प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से वीडियो पहले उस पर आती है बाद में इस पर आती है। ठीक है, हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।